वक्त की शाहराह पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां तारीख, दास्तान और हकीकत एक दूसरे में यूं घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। ये जगहें महज पत्थर और गारे की इमारतें नहीं रहती, बल्कि सदियों के राज अपने सीने में दफन किए खामोश गवाह बन जाती हैं। दरियाए सिंध के किनारे रोहड़ी शहर के पहलू में एक ऐसा ही पुरअसरार टीला खड़ा है जिसे दुनिया सतीन जो आस्तान के नाम से जानती है। एक ऐसा मकाम जहां हवाओं में सरगोशियां हैं, जहां हर पत्थर के नीचे एक कहानी दफन है और जहां दरिया की लहरें आज भी गुजरे जमानों के गीत गुनगुनाती हैं। इस मकाम को ये नाम क्यों दिया गया? क्या ये 7 परहेजगार खवातीन की कहानी है, या 7 दरवेशों के चिल्ले की दास्तान, या फिर ये एक मुगल अमीर की जमालियाती हिस्स और चांदनी रातों की महफिलों की यादगार है? आइए आज हम वक्त के पर्दे हटाकर इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। एक रिवायत हमें सदियों पीछे ले जाती है, एक ऐसे दौर में जब इज्जत और नामूस जिंदगी से बढ़कर थी। कहते हैं कि इस मकाम पर 7 हिंदू औरतें सती हुई थीं। ये वे राजपूत शहजादियां थीं जिन्होंने एक गैर मुल्की हमला आवर के सामने सर झुकाने या अपनी इस्मत पर आंच आने के बजाय खुद को आग की दहकती हुई चिता में झोंक देना कबूल किया। वह आग जो उनके जिस्मों को जला रही थी उनके लिए पाकीज़गी और अमरता की अलामत थी। उनकी चीखें इस फिजा में तहलील हो गई, लेकिन उनकी कुर्बानी की दास्तान हमेशा के लिए इस जगह से जुड़ गई। ये मकाम उनकी जुर्रत और अपने धर्म पर कायम रहने की निशानी बन गया और लोग इसे सतीन जो आस्तान यानी 7 सतियों की आरामगाह कहने लगे। लेकिन तारीख इस हमले और उन राजपूतों के बारे में खामोश है। ये कब हुआ? वह कौन सा हमला आवर था? इस बारे में तारीख के औराक पर कोई हर्फ दर्ज नहीं, और यह कहानी एक ऐसी लोक दास्तान बनकर रह गई है जो नस्ल दर नस्ल, सीना बह सीना सफ़र करती आ रही है। मगर एक और रिवायत इसी मकाम को एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग देती है, एक रूहानी और नूरानी रंग। ये कहानी 7 दरवेशों की है, अल्लाह के वे नेक बंदे जिन्होंने दुनिया के हंगामों से दूर इस पुरसुकून टीले को अपनी इबादत और रियाद के लिए चुना। गजनवी दौर में जब इस्लाम की रोशनी सिंध में फैल रही थी, 7 औलिया अल्लाह यहाँ तशरीफ आए। उनके नाम तारीख की किताबों में महफूज हैं: शेख अब्दुल हमीद सुहरवर्दी, अब्दुल्ला हरीरी, हमजा बिन राफिया, अली बिन अहमद बसरी, यूसुफ बिन मोहम्मद बल्खी, सफ़ीउद्दीन शिराजी और अबू अल हसन खरकानी। ये वे हस्तियां थीं जिन्होंने इस तन्हा और पुरसुकून गोशे में 40 दिन का चिल्ला काटा। उनकी सांसों में अल्लाह का जिक्र था, उनकी आंखों में इश्क़े हकीकी का नूर था। 40 दिन और 40 रातें उन्होंने इस मकाम पर इबादत की। जब वे अपना चिल्ला खत्म करके यहाँ से रवाना हुए तो ये जगह उनके कदमों की बरकत से मुतबरक हो गई। उनकी रूहानियत की खुशबू इस मिट्टी में रच बस गई और लोगों ने इस मकाम को सतीन जो आस्तान कहना शुरू कर दिया, यानी 7 बुजुर्गों के ठहरने की जगह। दास्तानें अपनी जगह, मगर तारीख हमें एक तीसरी और शायद सबसे मुस्तनद कहानी सुनाती है। ये कहानी है मुगल दौर की, एक ऐसे अमीर की जो तलवार का धनी भी था और जौ के लतीफ का मालिक भी। इसका नाम था मीर अबुल कासिम नमकीन। शहनशाह अकबर के दौर में जब सिंध मुगल सल्तनत का हिस्सा बना तो बखर का किला एक अहम फौजी और इंतजामी मरकज था। मीर अबुल कासिम नमकीन को यहाँ का हाकिम मुकर्रर किया गया। मीर साहब एक बहादुर सिपाही होने के साथ साथ इल्म अदब के शैदाई और हुस्न परस्त थे। जब वे बखर में मुकीम हुए तो उनकी नज़र इस बेमिसाल टीले पर पड़ी। इसका महल वकूआ, इसके अर्द गिर्द के कुदरती मंजर और दरिया सिंध का नज़ारा उनके दिल में उतर गया। ज़रा तस्वीर कीजिए, शुमाल में वसीआ व अरीज दरिया के पार सुखर का शहर, जुनूब मशरिक में रोहड़ी की कदीम बस्तियाँ, मशरिक में बखर के किले की टूटी फूटी दीवारें जो एक अजीम सल्तनत की दास्तान सुना रही हैं, और दरिया के बीचों बीच 7 बेलों का हरा भरा जजीरा। जुनूब में आम और खजूर के बागात का लामतनाही सिलसिला, सुबह शाम के बदलते रंग, दरिया पर चलती कश्तियाँ और ठंडी हवाएं। यह मंजर किसी भी साहिबे जौक इंसान को अपना दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। मीर अबुल कासिम नमकीन ने इस जगह को अपनी शामों के लिए मुंतखब कर लिया। उन्होंने इस टीले की चोटी को साफ करवाकर हमवार करवाया, इसके गिर्द एक मजबूत दीवार खिंचवाई, पक्की ईंटों का फर्श लगवाया और चारों कोनों पर खूबसूरत बुर्ज बनवाए। इब्तिदा में ये कोई कब्रिस्तान नहीं था, ये उनकी महफिलों की जगह थी। उन्होंने इस मकाम को एक खूबसूरत नाम दिया, सुफ़े सफ़ा, यानी पाकीज़गी का चबूतरा। यहाँ चांदनी रातों में महफिलें सजती थीं। दूर दूर से शायर, अदीब और आलिम फाजिल यहाँ जमा होते। मीर साहिब खुद इन महफिलों की सदारत करते। दरियाए सिंध की लहरों का साज
और चांद की ठंडी रोशनी में शेर व सुखन की ये महफिलें आलम मिसाल हुआ करती थीं। तारीख की किताब मासिर उल उमरा लिखती है कि चांदनी रातों में इस टीले का नज़ारा बेनज़ीर आलम होता था। मीर साहिब को खरबूजे खाने का भी बेहद शौक था। कहते हैं कि वे एक नशिस्त में एक मन खरबूजे खा जाते थे। वे अरोड़ के करीब अपनी जागीर में खास तौर पर खरबूजे उगवाते और इन महफिलों में अपने दोस्तों की तवाजो भी करते। ये सुफ़्फ़ा-ए सफ़ा उनकी ज़िंदगी में खुशी, फ़न और दोस्ती का मरकज़ बना रहा। लेकिन हर उरूज को जवाल है और हर जिंदगी को मौत। सन 1018 हिजरी बमुताबिक 1609 ईस्वी में मीर अबुल कासिम नमकीन का इंतकाल हो गया। उन्होंने वसीयत की थी कि उन्हें इसी जगह दफन किया जाए जो उन्हें सबसे ज्यादा अजीज थी। चुनाचे वे पहले शख्स थे जिन्हें इस सुफ़्फ़ा-ए सफ़ा की मिट्टी नसीब हुई। उनके बाद ये जगह उनके खानदान के कब्रिस्तान के तौर पर मखसूस हो गई और इसका वह नाम जो तारीख की किताबों में मिलता है, कासिम खानी, इसी मुनासबत से पड़ गया। रफ्ता रफ्ता लोग इसके पुराने नाम सुफ़्फ़ा-ए सफ़ा को भूल गए और ये जगह सतीन जो आस्तान के परअसरार नाम से ही मशहूर रही। शायद इसलिए कि पुरानी दास्तानों की कशिश तारीख की ठोस हकीकतों से ज्यादा मजबूत होती है। आइए इस शानदार कब्रिस्तान के फ़न तामीर पर एक नज़र डालें। पत्थर की एक लंबी सीढ़ी आपको टीले की चोटी तक ले जाती है। एक दरमियाने साइज का दरवाजा आपका इस्तकबाल करता है। अंदर दाखिल होते ही दाएं और बाएं जानिब बरामदों की तरह कोठियां बनी हैं जिन पर पत्थर की खूबसूरत जालियां लगी हैं जो हवा और रोशनी के गुजर का बेहतरीन जरिया है। यहाँ ज्यादातर कब्रें पत्थर की हैं और उन पर की गई कुंदाकारी, जिसे अकर का काम कहते हैं, अपने दौर के फन का शहकार है। फूल, पौधे और जियोमेट्री के नमूने इतनी नफासत से तराशे गए हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। कब्रिस्तान के बीच में एक ऊंचा चबूतरा है जिसकी लंबाई 48 फुट 6 इंच और चौड़ाई 38 फुट है। उस चबूतरे पर 10 कब्रें हैं जिनमें सबसे अहम खुद मीर अबुल कासिम नमकीन की कब्र है। उस चबूतरे के चारों कोनों पर तुर्की तर्ज के छोटे छोटे मीनार हैं जो इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। उन कब्रों पर लगे कुतबे आज भी उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जो यहाँ अब्दी नींद सो रहे हैं। कुछ कब्रों पर काशीकारी का नफीस काम भी नजर आता है जिसके नीले और सब्ज रंग आज भी सदियों बाद अपनी चमक दमक बरकरार रखे हुए हैं। इसी शाही चबूतरे के मशरिक में एक मस्जिद के आसार भी मिलते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि माजी में ये एक मुकम्मल और आबाद जगह थी। वक्त का पहिया घूमता रहा, मुगलों का अजीम दौर खत्म हुआ और यह शानदार यादगार भी ज़माने की गर्द में गुम होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब यह कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर खंडर बन चुका था। मिस्टर हेनरी कजन्स की खींची हुई एक पुरानी तस्वीर से इसकी खस्ता हाली का अंदाजा होता है। मीनार टूटकर गिर चुके थे, कब्रें शिकस्ता हो गई थी और कीमती कुतबे बिखर चुके थे। ऐसा लगता था कि यह अजीम विरसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर महकमा आसार कदीमा की नज़र इस तारीखी खजाने पर पड़ी। इस इमारत की खास बनावट, इसका बेमिसाल महल वक़ुआ और इसके शानदार माजी ने माहिरीन को मजबूर किया कि इसे बचाया जाए। महकमे ने इस जगह को अपनी तहवील में लिया और इसकी मुरम्मत और बहाली का काम शुरू किया। यह एक मुश्किल काम था। टूटे हुए मीनारों को दोबारा उन्हीं की असल शक्ल में तामीर किया गया। कब्रों की मुरम्मत करके उन पर बिखरे हुए कुतबों को दोबारा नस्ब किया गया। फर्श को अदसरे नौ बनाया गया और चार दीवारी को मजबूत किया गया। इन हुजरों और बरामदों को भी मुरम्मत करके काबिले इस्तेमाल बनाया गया। आज हम जो शानदार इमारत देख रहे हैं वह इसी मेहनत और लगन का नतीजा है। तो सतीन जो आस्तान क्या है? क्या यह 7 सतियों की कुर्बानी की यादगार है, 7 दरवेशों की इबादतगाह है, या एक मुगल नवाब की जमालियाती हिस्स और उसके खानदान की आखिरी आरामगाह? शायद ये इन सब का मजमुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक लोक दास्तान हकीकत का रूप धारती है, जहाँ रूहानियत तारीख से गले मिलती है और जहाँ फ़न और तामीर वक्त को शिकस्त देकर आज भी जिंदा है। ये महज एक कब्रिस्तान नहीं, ये रोहड़ी और सिंध की अजीम तारीख का एक रोशन बाब है। यहाँ खड़े होकर जब हम बहते हुए दरिया को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वक्त खुद एक दरिया की मानिंद है जो खामोशी से बहता चला जाता है। सल्तनतें बनती और मिट जाती हैं, लोग आते और चले जाते हैं, लेकिन ये पत्थर अपनी जगह खड़े रहते हैं, आने वाली नस्लों को अपने सीने में दफन राज सुनाने के लिए। सतीन जो आस्तान की खामोशी में एक शोर है, उसके सकून में एक तारीख है और उसकी हर ईंट
ایک بھولی بسری کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو دریا سندھ کی لہروں کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گی۔